हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाई देखो, पिछली क्लास में हमने अपना एक टॉपिक थ्योरी का टॉपिक शुरू किया था, ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ, जिसकी 4 क्लासेस हमारी हो चुकी थी। आज हम उसकी अगली क्लास यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में अपना ये टॉपिक पूरा हो जाए। तो आप सभी लोग भी साथ में कोऑपरेट कीजिएगा, इधर उधर की बातें ना करके केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। सभी के सभी बच्चे आज की क्लास में इस टॉपिक को पूरा करना है, तो आप सभी कोऑपरेट कीजिएगा। और भी सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कल की क्लास क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि कल क्लास की ना तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी और ना ही क्लास हो पाई थी अपनी। तो देखो उसका रीज़न क्या था। तो भी सबसे पहले तो कल सर का बर्थडे था और बर्थडे के कारण कल जैसे कि पहले कोचिंग में सेलिब्रेशन रहा, जिसके कारण कोचिंग में काफ़ी टाइम हो गया था, यानी 3-4 तो शाम के कोचिंग में ही बज गए थे। उसके बाद फिर आप सभी को पता है कि सर का बर्थडे है तो उनको अपने स्टाफ को भी लेकर जाना था। फिर सर स्टाफ को लेकर चले गए बाहर, ठीक है, उनको लेके चले गए। और उसके बाद जैसे ही घर आए तो प्लान तो यही था कि और कुछ नहीं तो एटलीस्ट शाम का 9 बजे का प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर करवाएं बच्चों को। लेकिन जैसे ही घर आए तो कुछ कोचिंग के बच्चे थे जो घर पे ही आ गए थे और उन्होंने फिर दोबारा घर पे भी दोबारा से सेलिब्रेट किया, तो जिसके कारण अपन लोग क्लास नहीं ले पाए कल की। तो भाई सबसे पहले तो उसकी चीज़ के लिए माफ़ी चाहेंगे कि क्लास भी नहीं हो पाई और आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई, ठीक है। बाकी अब अपनी क्लास यहाँ पे ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, आज अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल से, यानी आज इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे हम हर हाल में। ये टॉपिक पूरा होने के बाद कल से आप सभी लोगों का फिर से यहाँ पे केमिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि 6 बजे हम लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते थे। मेन टॉपिक हम बायो के कर चुके हैं, कुछ एक आध टॉपिक जो हमारा बायो का बचा हुआ है, ठीक है, उस टॉपिक का हम कभी संडे को या फिर किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमें केमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो कल की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान के टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी लोग कल जब क्लास से जुड़ेंगे तो आप प्रैक्टिस के मूड में होके जुड़िएगा कि हमें प्रैक्टिस करनी है। 1 बाय 1 टॉपिक उठाते चलेंगे और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे करते चलेंगे। उसके बाद फिर हम फिजिक्स को उठाएंगे और उसके टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। और रही बात थ्योरी क्लासेस की, तो थ्योरी क्लासेस आप लोगों को अपलोडेड फॉर्म में दूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि लाइव में बच्चे एक तो डिस्ट्रैक्ट बहुत करते हैं भाई मुझे, ठीक है। लाइव में अक्सर मैंने ये 2-3 दिन से इस टॉपिक में मैं देख चुकी हूँ, बच्चों के कमेंट आने लगते हैं, फिर कमेंट को पढ़ते हैं, उनका जवाब देने के चक्कर में 5-5 मिनट तक खराब हो जाती है। और उसके चलते फिर जो टॉपिक 2 क्लासेस में पूरा होना था वो टॉपिक 3-3 क्लासेस ले लेता है, बहुत लंबा टाइम ले रहा है, जिसके कारण उन बच्चों को नुकसान हो रहा है जो बच्चे थ्योरी क्लास देखना चाह रहे हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसीलिए थ्योरी क्लासेस मैं आपको प्रीमियर की फॉर्म में दूंगी, यानी कि अपलोडेड फॉर्म में दूंगी। उसका एक अलग प्लेलिस्ट बनवाऊंगी अपने ऐप के ऊपर। तो आप सभी बच्चे, जो कुछ बच्चों की ये थी रिक्वेस्ट थी कि मैम थ्योरी करवाओ, तो थ्योरी वाले बच्चे अपने प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप उस प्लेलिस्ट में आप अपनी सारी थ्योरी की क्लासेस को देखेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस क्लास हम लोग अपने इसी टाइम पे डेली करते रहेंगे। आप लोग दोनों से क्लासेस से कंटिन्यू जुड़िएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उसी के उद्देश्य से आएंगे, तो लाइव आएंगे और फिर बार बार ये नहीं पूछेंगे कि मैम ये थ्योरी क्लास है क्या, ये ऑब्जेक्टिव क्लास है क्या, आप तो थ्योरी करवा रहे थे, ठीक है। तो थ्योरी क्लासेस टाइम ज़्यादा लेती है, उसके लिए फिर आपका मूड 100% होना चाहिए, और मूड बच्चों का भी है नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से, ताकि जो बच्चे थ्योरी क्लास नहीं देखना चाह रहे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग क्लास मिल जाए, और जो थ्योरी देखना चाहते हैं उनको उनके अकॉर्डिंग मिल जाए, तो दोनों क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। टाइमिंग आप लोगों को बता दूंगी मैं कि अपनी थ्योरी क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी, किस टाइम पे वो क्लास प्रीमियर होगी, ताकि आप उस टाइम पे आप उसको देख सको, ठीक है। अभी आप यहाँ पे हम अपने उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। 4 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं, 5वीं क्लास हम अपनी ग्रंथि की करने जा रहे हैं, ठीक है, ग्रंथि। तो भाई यहाँ पे हमारी ग्रंथियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे हैं भाई, ये
कमेंट कर रहे होंगे नमस्कार जय हिंद ये वो। तो भाई आप सभी को सबसे पहले तो ये क्लास जो है वो मैं लाइव नहीं ले रही हूँ, मैं आपको प्रीमियर में कर रही हूँ, क्योंकि थ्योरी क्लास अब से आपको प्रीमियर में ही मिला करेंगी, लाइव में नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि ताकि मेरा भी ध्यान ना भटके, आपको भी कंटेंट से मतलब रहे। इधर उधर के बच्चे जो आके कमेंट करके दिमाग खराब कर देते हैं, वो बच्चे भी मेरा माइंड खराब ना कर पाए, ब्रेन खराब ना करें, और जिसके कारण आपका भी नुकसान ना हो पाए। तो इसीलिए दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी अपनी प्रीमियर क्लास चल रही है। तो आप बेशक से इधर उधर का नमस्ते वगैरह का कमेंट नहीं कीजिएगा, मानती हूँ मैं, मुझे पता है आप नमस्कार वगैरह कर रहे होंगे, तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। अब हम करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत, ठीक है। तो ग्रंथि, अब देखो भाई, हमने अपनी ग्रंथियों में बाकी सारी ग्रंथियां कर ली थी, लेकिन हम अपने ब्रेन की दो ग्रंथियां अभी हमारी बची हैं। एक ग्रंथि हम कर चुके थे, पीनियल ग्रंथि, बाकी दो ग्रंथियां अभी हमारी बची हुई हैं। सबसे पहले तो कौन कौन सी बची हुई है, तो एक तो बची है आपकी हाइपोथैलेमस। कौन सी बची हुई है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और एक बची है आपकी पीयूष ग्रंथि। ये दो ग्रंथियां बची हैं, उसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब देखो, ये जो हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से क्वेश्चन क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो हमारे मस्तिष्क का वही भाग है। मस्तिष्क में आप पढ़ते होंगे कि मस्तिष्क का हमारा एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। तो ये जो ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये वही है, वही मस्तिष्क का भाग ग्रंथि के रूप में कार्य कर रहा है। क्योंकि आपको ग्रंथि की डेफिनेशन में मैंने ये बात बताई थी कि जब तक कोई अंग किसी द्रव का, किसी रसायन का निर्माण नहीं करता, तब तक वो एक अंग की श्रेणी में रहता है। लेकिन जब वो किसी द्रव का भी निर्माण करने लग जाए, उसके बाद हम उसको वहां से उठा के ग्रंथि की श्रेणी में रख देते हैं। तो हमारा हाइपोथैलेमस एक अंग भी है और ये एक ग्रंथि भी है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि ये हमारे कौन से ब्रेन में पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। यानी हमारा जो फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में स्थित है आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। तो पहला तो आप इसके बारे में ये याद रखेंगे। दूसरा आपको याद रखना है, आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है, इस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि, बैंड मास्टर ग्रंथि या ग्रंथि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पे नियंत्रण करती है, इसी कारण इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे कि पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करेगी हाइपोथैलेमस। इसी कारण इस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर, क्योंकि भाई पीयूष ग्रंथि को आप क्या बोलते हो? मास्टर ग्रंथि। इसे क्या बोलोगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, या फिर इसी को आप कहोगे बैंड मास्टर, इसी को कहोगे बैंड मास्टर ग्रंथि, या फिर इसी को आप बोलोगे सुपर मास्टर ग्रंथि, ठीक है। इसी को आप बोलोगे सुपर मास्टर ग्रंथि। ये इतने सारे नाम इस ग्रंथि के होते हैं, तो आप सभी लोग इन नामों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि पर एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो नियंत्रण करती है, वो होती है अपनी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब देखो, ये जो ग्रंथि होती है वैसे तो 4 प्रकार के हार्मोन बनाती है, टोटल वैसे 4 टाइप के हार्मोन बनाएगी, लेकिन उनमें से एक भी हार्मोन ये खुद से शरीर के अंगों तक नहीं पहुंचाती, ठीक है। जैसे हमने ग्रंथि की शुरुआत में ही बात की थी कि हार्मोन बनाया जाएगा और फिर जिस अंग के लिए उसका निर्माण किया गया है, उस अंग तक उस हार्मोन को या तो रक्त के माध्यम से, या फिर किसी निश्चित नली, या फिर नस, या फिर वाहिनी के माध्यम से भेज दिया जाएगा।
ये ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन बना तो देगी लेकिन एक भी हार्मोन खुद से किसी अंग तक नहीं पहुंचाएगी, बनाएगी और बना के डाल देगी पीयूष ग्रंथि में। फिर उन हार्मोन को संबंधित अंग तक पहुंचाने का काम किसका होता है, पीयूष ग्रंथि का होता है। तो इसके बारे में ये बात आप जरूर लिखेंगे कि यह अपने बनाए गए हार्मोन्स को स्वतः स्त्रावित नहीं करती, बनाती खुद है लेकिन उनका स्त्रावण कौन करेगी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह स्वयं निर्मित हार्मोन, इसके जो खुद के बनाए हुए हार्मोन हैं, स्वयं निर्मित हार्मोन को, स्वयं निर्मित हार्मोन को पीयूष ग्रंथि के माध्यम से शरीर में स्रावित करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के माध्यम से। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के माध्यम से शरीर में स्रावित करती है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब ये हार्मोन बनाती है कौन कौन से, कितने प्रकार के बनाती है, तो भाई 4 टाइप के हार्मोन आपकी हाइपोथैलेमस बनाती है। हार्मोन 4 प्रकार के हार्मोन हैं जो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। 4 हार्मोन, 4 हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन हैं, तो देखो, नंबर 1 हार्मोन, पहला हार्मोन जिसे आप बोलोगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे क्या बोलोगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। और भाई इंडियन आर्मी में ऑक्सीटोसिन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से इसको कीजिएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, तो देखो इस हार्मोन से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भी, सबसे पहले तो कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो बनाएगी हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो स्रावित करेगी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब ये जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन का कार्य होता है सबसे पहले तो मादा की दूध ग्रंथियों से दूध का स्रावण करने में सहायता करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मादा की दुग्ध ग्रंथियां, मादा में जो दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं, दूध ग्रंथियां, ठीक है, दूध ग्रंथियों से दूध के श्रावण में सहायता करता है। ठीक है, ताकि दूध अच्छे से स्रावित हो जाए माँ की दूध की ग्रंथियों में, उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है, अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, पहला काम तो इसका ये होता है। दूसरा हार्मोन ध्यान रखिएगा भाई, दूध ग्रंथियों से दूध का स्रावण करता है, यानी दूध को बाहर निकालने में सहायता करता है, दूध बनाएगा नहीं। भाई दूध के स्रावण के लिए पहले मादा की दूध ग्रंथियों में दूध बनना भी तो चाहिए, अगर दूध बनेगा ही नहीं तो फिर स्रावण कहाँ से होगा। तो दूध बनाने के लिए दूसरा हार्मोन जिम्मेदार होता है, लेकिन उसको स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरा, ये हार्मोन हमारी प्रेम संबंधी सारी भावनाओं पर नियंत्रण करता है, इसी कारण इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ये सभी प्रेम संबंधी भावों पर नियंत्रण करता है, प्रेम संबंधी जो भाव आपके मन में होते हैं उन पर नियंत्रण करता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, नियंत्रण करता है, इसी कारण इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, लव हार्मोन। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है,
आर्मी की बात करें तो आर्मी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा लव हार्मोन किस हार्मोन का दूसरा नाम है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ठीक है, लेकिन अगर हम नर्सिंग की बात करें कि नर्सिंग में यहाँ से क्वेश्चन उठाए तो कैसे उठाएगा, तो नर्सिंग में वो आपको कोई एक सिचुएशन भी दे सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्स में मैंने देखा है कि इसी लाइन से क्वेश्चन ऐसे उठाया जाता है कि माँ का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रेम होता है वो कौन से हार्मोन के कारण होता है। तो समझ लीजिएगा, प्रेम कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रेम संबंधी भाव अपने पार्टनर के लिए ही आए या किसी विपरीत लिंग के प्रति ही आए। प्रेम संबंधी भाव किसी के भी प्रति हो सकता है। माँ का बच्चे से हो सकता है, पिता का अपने संतानों से हो सकता है, माँ बाप के बीच में हो सकता है, हमारा किसी जानवर के प्रति हो सकता है, हमारा किसी मनुष्य के प्रति हो सकता है, या फिर हमारा किसी भाव के प्रति हो सकता है। बहन का भाई से प्यार, ठीक है, दोस्तों के बीच में प्यार, इस तरह से प्यार प्रेम किसी भी रिश्ते में और किन्हीं भी लोगों के बीच में हो सकता है। उन सारी प्रेम संबंधी भावनाओं के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, अब देखो उसके साथ साथ ये हार्मोन प्रसव के दौरान प्रेशर क्रिएट करने में, प्रसव जब हो रहा होता है उस समय गर्भाशय में प्रेशर दबाव क्रिएट करता है ये हार्मोन, जिसके कारण बच्चे का जन्म सरल हो जाता है और कुछ हद तक मादा की प्रसव पीड़ा भी कम हो जाती है। इसी कारण इस हार्मोन को बर्थ हार्मोन या फिर जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लिखेंगे कि प्रसव के दौरान दाब का निर्माण करता है, दाब का निर्माण करता है, अतः इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है या जन्म हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। इसे बर्थ हार्मोन या फिर जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हार्मोन भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, और ये क्या करेगा, प्रसव पीड़ा को कम करता है, प्रसव पीड़ा को कम करता है। प्रसव पीड़ा को कम करेगा, क्योंकि भाई जितना ज्यादा जल्दी प्रेशर क्रिएट होगा बच्चे का जन्म उतना ही सरल हो जाएगा, बच्चा जल्दी से पैदा हो जाएगा, और जल्दी पैदा होगा तो फीमेल को कम समय तक लेबर पेन झेलना पड़ेगा, कम समय तक प्रसव को झेलेगी, इसीलिए उसकी प्रसव पीड़ा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इस हार्मोन के कार्य होते हैं आपके शरीर में। उसके साथ साथ एक नोट डाल के आप इसके बारे में एक चीज और लिखिएगा, नोट डाल के इस हार्मोन के बारे में एक चीज और लिखिएगा कि आप सभी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी को पता है कि गांव में कई बार गायें भैंसें जो अपनी होती हैं वो जब समय पे यानी कि दूध ना दें, ठीक है, दूध ना दे हमें, तो हम उनको कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन लगाने के 15 से 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली अपने आप उनकी दूध ग्रंथियों से दूध का स्रावण हो जाता है और हम दूध निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो उनकी मर्जी के विरुद्ध भी हम दूध निकाल लेते हैं। तो वो जो इंजेक्शन उनको गाय भैंसों को लगते हैं, उन इंजेक्शन में कौन सा हार्मोन होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है जो दूध ग्रंथियों में गाय भैंसों की में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कि गाय या भैंसों को दिया जाने वाला इंजेक्शन ठीक है, गाय भैंसों को दिया जाने वाला इंजेक्शन इसी हार्मोन से बनता है। ठीक है, ठीक है भाई, इसी हार्मोन से बना हुआ होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। इतना सारा काम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। अब आप एक चीज और मुझे बताइए, ये हार्मोन क्या मेल्स में, क्या नर में क्रियाशील होगा क्या? आप खुद ही बताइए, क्या नर में क्रियाशील होगा?
भाई सीधी बात है, क्रियाशील तो होगा। भाई इस हार्मोन का काम केवल एक ही थोड़ी है कि दूध का स्रावन करे। भाई नर की दूध ग्रंथियों से दूध नहीं निकलेगा, लेकिन नर के अंदर भाव तो होते हैं, प्रेम संबंधी भाव तो उसके अंदर भी होते हैं, तो उसकी प्रेम संबंधी भावनाओं का नियंत्रण करने के लिए तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसमें भी जरूरी है ना। तो इसका स्रावन मेल में भी होता है, यानी नर में भी होता है और मादा में भी होता है, पर मादा में इसका स्रावन थोड़ा ज्यादा होता है और मादा में इसका उपयोग भी ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा एक्टिव मादाओं में होता है, लेकिन बनेगा दोनों के अंदर। दोनों की हाइपोथैलेमस ग्रंथियां ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाती हैं, चाहे वो नर हो या मादा हो। तो आप दूध ग्रंथि समझ के कि दूध का निर्माण, बच्चे को जन्म देना, ये सारी क्रियाएं तो नर में होती नहीं है, तो भाई ये तो नहीं होती, लेकिन ये लव हार्मोन जो है, ये वाली क्रिया तो नर में भी होती है ना, तो इसी कारण ये नर में भी इस हार्मोन का क्या होता है, स्रावन होता है। अब देखो दूसरा हार्मोन कौन सा है। दूसरा हार्मोन होता है जिसे बोला जाता है एडीएच हार्मोन। एडीएच, एडीएच एंटी डाययूरेटिक, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब कुछ पेपर में तो सीधे सीधे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि एडीएच हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन को एडीएच हार्मोन भी बोला जाएगा, तो आपको दे देंगे उनकी फुल फॉर्म। तो आपको याद रखना है एडीएच बोले तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ये हार्मोन निकालती कौन है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं, सॉरी, यानी बनाती कौन है, हाइपोथैलेमस, और निकालेगी कौन, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि ये हार्मोन का सबसे पहले तो एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम, इस हार्मोन को वैसोप्रिन भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है वैसोप्रिन। तो आपसे पूछ ले वैसोप्रिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है, तो एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, आपके शरीर में मूत्र पर नियंत्रण, मूत्र में यानी कि मूत्र रेगुलेशन, ऐसा ना हो जाए कि जरूरत से ज्यादा पानी मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाए, या फिर ऐसा हो कि शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई और चाहने पर भी यानी मूत्र त्याग ही नहीं कर रहा है, मूत्र की मात्रा बैलेंस रहे, नेफ्रॉन के द्वारा लिमिटेड मात्रा में मूत्र छाना जाए, इस क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, एडीएच हार्मोन। ठीक है, एडीएच हार्मोन। तो आप इसमें लिखेंगे कि यह शरीर में जल व मूत्र की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, मात्रा पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, मूत्र की मात्रा पर क्या रखेगा, नियंत्रण रखेगा। ठीक है, ये हार्मोन मूत्र की मात्रा पर बैलेंस रखता है ताकि मूत्र का स्रावण ज्यादा ना हो जाए शरीर से। ठीक है, अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है और उनके शरीर में क्या होगा, फिर उनके शरीर में जरूरत से ज्यादा, या तो जरूरत से ज्यादा मूत्र त्याग करने लग जाएंगे, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में मूत्र का त्याग करने लगेंगे, या तो ऐसी घटना उनके साथ हो जाएगी, या फिर बहुत बार कोशिश करने के बाद भी मूत्र त्याग नहीं होता। ठीक है, कोई भी घटना हो सकती है, या तो एक्सेस मात्रा में जरूरत से ज्यादा मूत्र का स्रावण, या फिर बिल्कुल भी मूत्र का स्रावण नहीं कर पाएंगे। तो वो जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में किस हार्मोन की गड़बड़ होती है, एडीएच हार्मोन की, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की गड़बड़ के कारण ही क्या होता है, यानी कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव को मूत्र त्याग में क्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि नेफ्रॉन से संबंधित, नेफ्रॉन की क्रिया विधि पे नियंत्रण कौन करता है, एडीएच। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि नेफ्रॉन की क्रिया विधि, नेफ्रॉन की क्रिया विधि कितनी देर में कितना मूत्र छानना है, उसको नियंत्रित, उसको कंट्रोल करके कौन रखेगा, एडीएच हार्मोन, उसको नियंत्रित करके रखेगा, बैलेंस करके रखेगा, ताकि ज्यादा स्रावण उसका ना हो जाए। ठीक है, दूसरा, अगर इस हार्मोन की शरीर में अधिकता हो जाएगी
तो मूत्र का त्याग इंसान कम करेगा, क्योंकि शरीर में जितना ज्यादा एडीएच बनेगा पानी उतना ही ज्यादा शरीर में रुकना शुरू हो जाएगा, और जितना ज्यादा पानी रुकेगा इसका मतलब मूत्र कम बनेगा। मूत्र बनता कब है? जो पानी फालतू का पानी है, जो वेस्ट पानी है, वही तो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर जाता है। और ये हार्मोन क्या करेगा? पानी को सारे को अंदर ही रखना शुरू कर देगा, नेफ्रॉन तक जाने ही नहीं देगा। अब नेफ्रॉन तक पानी पहुंचा ही नहीं तो नेफ्रॉन शुद्ध किसको करेंगे? इसी कारण ये हार्मोन क्या करता है, जितना ज्यादा बनेगा उतना ही इंसान को मूत्र त्याग में दिक्कत आएगी, जितना कम बनेगा उतना ही ज्यादा मूत्र त्याग इंसान कर पाएगा। इसीलिए क्या बोला जाता है कि किसी मनुष्य को बहुत ज्यादा मूत्र त्याग हो रहा है तो उसको कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन देना पड़ेगा? उसको एडीएच का इंजेक्शन देना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा मूत्र त्याग कर रहा है इसका मतलब इस हार्मोन की कमी उसके शरीर में है। उन परिस्थितियों में उस इंसान को क्या देना पड़ेगा? एडीएच का इंजेक्शन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का इंजेक्शन। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से लिख लेंगे, देखो इस तरह से लिखेंगे एडीएच। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन समानुपाती होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी वाटर के। ठीक है, बॉडी वाटर यानी आपके शरीर में कितना पानी है उसके बिल्कुल समानुपाती होता है एडीएच हार्मोन। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसका मतलब ये है, अब आप सभी लोगों को इतना तो पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूं। जब किन्हीं भी दो मात्राओं के, दो चीजों के बीच में ये चिन्ह लग जाता है इसका मतलब है इन दोनों का संबंध कुछ ऐसा है कि अगर इस चीज में वृद्धि होगी तो इस चीज में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। इधर वाली में वृद्धि होगी तो इधर वाली में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, और अगर इस चीज में गिरावट आ गई तो फिर इस चीज में भी क्या आएगी? गिरावट आएगी। यानी एडीएच बढ़ेगा तो शरीर में पानी की मात्रा भी बढ़ेगी, एडीएच घटेगा तो शरीर में इसकी मात्रा भी क्या होगी? घट जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि किसी अधिक मूत्र स्रावण के दौरान कौन सा इंजेक्शन लगता है? एडीएच का इंजेक्शन। क्यों लगेगा भाई? मूत्र ज्यादा त्याग कर रहे हो, इसका मतलब शरीर में ठहर ही नहीं रहा है, अब ठहराने के लिए फिर क्या देना पड़ेगा? एडीएच का इंजेक्शन। ठीक है, अब देखो अगला नंबर 3 हार्मोन कौन सा होता है? नंबर 3 हार्मोन होता है जिसे बोलेंगे आर एच। जिसे क्या बोलेंगे? आर एच। आर एच या फिर आप इसे बोलेंगे रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे? रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो इससे पहले जो दो हार्मोन हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि ने बनाए वो दोनों हार्मोन केवल यानी कि पीयूष ग्रंथि में डाल दो, पीयूष ग्रंथि उसको शरीर के अंगों तक पहुंचा देगी। उन दोनों हार्मोन का निर्माण शरीर के अंगों के लिए किया गया था। एडीएच बनाया गया था आपके गुर्दों के लिए, और ऑक्सीटोसिन बनाया गया था दूध ग्रंथियों के लिए, गर्भाशय के लिए, इन सब के लिए। तो यानी कि ये जो हार्मोन है ये हार्मोन केवल पीयूष ग्रंथि के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये हार्मोन जब हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि में डाल देगी उसके बाद ये हार्मोन वही खत्म हो जाएंगे। यानी इन हार्मोन का श्रावण पीयूष ग्रंथि नहीं करती, क्योंकि श्रावण उन्हीं का तो करोगे ना जिनको निकाल के भेजना हो शरीर के अंगों में। जिनको भेजना ही नहीं, अपने तक ही रखना है, उनको पीयूष ग्रंथि स्रावित क्यों करेगी? तो इस हार्मोन का और नंबर 3 और नंबर 4 जो हार्मोन होंगे वो केवल हाइपोथैलेमस द्वारा बना के पीयूष में डाल दिए जाएंगे। उसके बाद पीयूष ग्रंथि उसका उपयोग कर लेगी, उनको शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया नहीं जाता। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को उसके हार्मोन बनाने के लिए मजबूर करता है। यानी पीयूष ग्रंथि को कब कौन सा हार्मोन बनाना है, कब कौन सा नहीं बनाना है, उसके लिए उसको बताना तो पड़ेगा ना। तभी तो इसको उसकी सुपर मास्टर ग्रंथि बोला गया है, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर देती है, उसे बताती है कि कब उसको ग्रोथ हार्मोन बनाना है, कब उसको टीएसएच हार्मोन बनाना है, कब उसको एफएसएच हार्मोन बनाना है। ये सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि को कब बनाने हैं इसकी सूचना उस तक कौन देती है? हाइपोथैलेमस। और किन के माध्यम से देगी भाई? हार्मोन्स के माध्यम से देगी। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि को हार्मोन बनाने व स्रावित करने के लिए
प्रेरित करती है। ठीक है, कि बना दो और श्रावित कर दो। कौन प्रेरित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, बस पीयूष ग्रंथि तक जब इसके ये हार्मोन पहुंच जाएंगे, पीयूष ग्रंथि अपने अपने हार्मोन बनाने लग जाएगी और फिर उसका काम शुरू हो जाएगा, और वहां पर उसको क्रियाशील करके ये सारे हार्मोन खुद क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 4 हार्मोन है इसका आपका IH। ठीक है, चौथा हार्मोन कौन सा होता है? IH हार्मोन, जिसे बोलेंगे आप इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, पहला था रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि के लिए ही बनाया गया है, कहीं और ये नहीं जाएगा। अब भाई यहाँ पे इन हार्मोन्स के द्वारा हाइपोथैलेमस ने पीयूष ग्रंथि को क्रियाशील तो कर दिया कि हार्मोन बनाओ, उसके बाद उस ग्रंथि को दोबारा से हार्मोन बनाने से रोकना भी तो पड़ेगा ना, नहीं तो सारा दिन वो हार्मोन बनाती रहेगी, फिर उसके हार्मोन्स की अधिकता हो जाएगी शरीर में और फिर हमें विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो एक बार कब उसे बनाना है उसके लिए छोड़ देगी RH हार्मोन की बनाना शुरू कर दो। जब जरूरत पूरी हो जाएगी फिर कौन से हार्मोन का श्रावण कर देगी? IH हार्मोन का, इनहिबिटिंग हार्मोन का, कि अब आप अपने हार्मोन्स का बनाना क्या कर दो? बंद कर दो। ठीक है, तो ये इसमें क्या करती है? इस हार्मोन में पीयूष ग्रंथि को हार्मोन बनाने से रोकने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ठीक है, हार्मोन बनाने से रोकने हेतु प्रेरित करती है। ठीक है, रोकने हेतु प्रेरित करती है। ये 4 टाइप के हार्मोन है जो आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे 4 टाइप के हार्मोन। अब हम आते हैं अपनी लास्ट ग्रंथि के ऊपर, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की अंतःस्रावी तंत्र की अंतिम ग्रंथि है, आपकी पीयूष ग्रंथि। आपकी पीयूष ग्रंथि, ठीक है, सबसे लास्ट ग्रंथि है अंतःस्रावी की। देखो भाई, पीयूष ग्रंथि सबसे पहले तो आपकी पीयूष ग्रंथि जो होती है, इसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर किसको कहा था? हाइपोथैलेमस को। और मास्टर ग्रंथि किसको कहोगे? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसी को बोलोगे और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहोगे, ये इसके अन्य नाम होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ भाई देखो, मास्टर ग्रंथि कहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट काम करती ही होगी ना। इसका काम क्या है? शरीर के सारी अन्य ग्रंथियों पे नियंत्रण करना इस ग्रंथि का काम होता है। यानी ये ग्रंथि क्या करती है? अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, अन्य ग्रंथियों पर कंट्रोल करेगी। कब थायराइड को हार्मोन बनाना है, कब आपकी अधिवृक्क ग्रंथियों को हार्मोन बनाना है, कब थायराइड हार्मोन बनाएगी, कब थायरोक्सिन को बनाना है, कब जनन ग्रंथियों को बनाना है, ये सारी चीजों पे नियंत्रण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। इसी कारण इसको क्या बोल देते हैं? मास्टर ग्रंथि इसको बोल देते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे कि ये जो आपकी ग्रंथि है कुल 13 हार्मोन का स्रावण करती है, जिनमें से 11 इसके खुद के बनाए होते हैं और 2 हाइपोथैलेमस के। ध्यान है ना, हाइपोथैलेमस का नंबर 1 और नंबर 2 ऑक्सीटोसिन और ADH बनाएगी वो, लेकिन उनका स्रावण कौन करेगी? पीयूष ग्रंथि। तो लिखेंगे कि यह कुल 13 हार्मोन का स्रावण करती है, कुल 13 हार्मोन का स्रावण करती है, कुल 13 हार्मोन का स्रावण करती है। और इन 13 हार्मोन में से 11 होंगे स्वयं निर्मित और 2 होते हैं हाइपोथैलेमस निर्मित। तो 11 तो लिखेंगे स्वयं निर्मित, खुद के बनाए हुए।
स्वयं निर्मित हार्मोन, ठीक है। प्लस 2 कैसे होते हैं, हाइपोथैलेमस निर्मित। ठीक है, ये 13 हार्मोन का स्रावण किया जाता है आपकी पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अब आप एक चीज और बताइए भाई, जैसे कि आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है, अगर हम उसके आकार की बात करें तो उसका आकार कुछ ऐसा है कि वो जैसे कि एक तरह का जैसे कि लट्टू होता है ना, बल्ब होता है, एक बल्ब की शेप में होती है आपके मस्तिष्क में, और बीच से वो 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। यानी कि बीच में उसके एक मांसपेशियों की परत होती है, जिसके कारण उसके 2 भाग बन जाते हैं, अगला भाग और पिछला भाग, अग्र भाग पश्च भाग, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तो यानी कि अगर हम बात करें कि क्या ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन और अपने बनाए हुए हार्मोन एक ही जगह से स्रावित करती है क्या, तो आप खुद ही बताओ। अगर एक जगह से स्रावित करेगी तो फिर हाइपोथैलेमस के और इसके खुद के हार्मोन में फर्क क्या रह जाएगा, सारे मिक्स हो जाएंगे। इसी कारण ये जो आपकी ग्रंथि होती है, देखो भाई, कुछ इस तरह से इसका आकार होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। और बीच में से फिर वो बटा हुआ होता है इस तरह से, बीच में से 2 हिस्सों में बटी हुई होती है आपकी ये ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसका जो एक भाग होता है आगे वाला भाग, अग्र भाग, और एक भाग है पीछे वाला भाग। तो आप खुद ही बताइए, कोई भी इंसान कोई काम करेगा, ठीक है, मान लो कि किसी को कोई काम दिया गया है, उसे वो खुद का काम भी करना है और उसे अपने दोस्त की हेल्प भी करनी है। तो आप मुझे बताइए, आप में से कितने ऐसे महात्मा ज्ञानी महानुभाव आदमी हैं जो अपने काम को छोड़ के और पहले दोस्त का काम करेंगे, बताइए। और अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं, क्योंकि भी सीधी बात है, सबसे पहले तो हम अपना काम करेंगे, मेरा काम होने के बाद जो समय मेरे पास बचेगा उस समय में मैं अपने दोस्त का काम करूंगी। यानी पहली प्राथमिकता खुद को, उसके बाद प्राथमिकता दूसरों को। अगर हमारी प्राथमिकताएं बदल गई तो फिर जीवन में सक्सेसफुल हम नहीं हो पाएंगे। भाई सफल हमें होना है तो हमें पहले अपने काम को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। सेम टू सेम चीज पीयूष ग्रंथि भी करती है, आगे वाले भाग से ही अपने खुद के हार्मोन का स्रावण करती है और पीछे वाले भाग से हाइपोथैलेमस के बनाए हुए हार्मोन्स का स्रावण करती है, ठीक है। तो यहां पे आप ये बात लिख लेंगे, ठीक है, ये बात आप लिख लेंगे कि इसके, क्योंकि हाइपोथैलेमस के हार्मोन मैं करवा चुकी हूं, अब दोबारा नहीं लिखवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे पश्च भाग द्वारा स्रावित हार्मोन, पश्च भाग द्वारा स्रावित हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन हैं जो पश्च भाग द्वारा स्रावित किए जाएंगे, तो भाई पश्च भाग से कौन से करेगी, हाइपोथैलेमस वाले, ठीक है। पश्च भाग से हाइपोथैलेमस निर्मित, हाइपोथैलेमस निर्मित, ठीक है। हाइपोथैलेमस निर्मित हार्मोन्स को पश्च भाग के द्वारा स्रावित करेगी। कौन कौन से हार्मोन को, एक तो एडीएच को और दूसरा ऑक्सीटोसिन को, दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन। बार बार अब बताऊंगी नहीं आप लोगों को, इन हार्मोन्स का यूज हम पहले ही कर चुके हैं, क्या क्या कार्य होता है। अब आते हैं इसके स्वयं निर्मित, इसके स्वयं निर्मित हार्मोन। इसके स्वयं निर्मित हार्मोन कौन कौन से हैं, तो स्वयं निर्मित हार्मोन कितने हैं, 11। लेकिन 11 के 11 आपको नहीं करने हैं, 7-8 हार्मोन याद रखने हैं बस, आपको 11 के 11 करने की जरूरत नहीं है। अब भाई स्वयं निर्मित हार्मोन को कौन से भाग से स्रावित करेगी, अग्र भाग से, ठीक है। अग्र भाग से श्रावण करती है अपने 11 हार्मोन का, ठीक है। 11 हार्मोन का अग्र भाग से श्रावण करती है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन कौन से हार्मोन है, नंबर 1, पहला हार्मोन, पहला हार्मोन है भाई आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीएच, पीएच हार्मोन, जिसे आप बोलेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन।
अब ये हार्मोन क्या करेगा भाई, दूध ग्रंथियों में दूध का निर्माण करेगा। ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन केवल दूध ग्रंथियों से दूध के स्रावण में सहायता कर रहा था। अब स्रावण तो तब होगा ना जब पहले दूध ग्रंथियों में दूध का निर्माण होगा। तो यहां पे आप ये लिखेंगे कि दुग्ध का निर्माण, दुग्ध का निर्माण करता है। ठीक है, दूध का निर्माण करेगा दूध ग्रंथियों के अंदर ये हार्मोन। और भाई दूध का निर्माण केवल मादाओं के अंदर होता है, इसी कारण ये हार्मोन केवल मादाओं में क्रियाशील होता है, केवल मादाओं में क्रियाशील हार्मोन। ठीक है, केवल फीमेल्स में एक्टिव रहता है ये हार्मोन। पूछ लिया जाए आपसे कौन सा हार्मोन है जो केवल मादाओं में पाया जाएगा, आपका पीएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो पहला हार्मोन तो ये हो गया जो किसके द्वारा स्रावित किया जाएगा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। दूसरा हार्मोन, दूसरा हार्मोन है आपका जीएच, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। इसी हार्मोन को आप क्या बोलोगे, ग्रोथ हार्मोन। इसी हार्मोन को क्या बोलोगे, ग्रोथ हार्मोन। इसी हार्मोन का दूसरा नाम होता है वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। और इसी हार्मोन का एक और नाम होता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, सोमैटोसिन हार्मोन। ठीक है, सोमैटोसिन हार्मोन। ध्यान रखना, सोमैटोट्रोपिन कुछ अलग होता है, सोमैटोसिन हार्मोन ये हार्मोन होता है जिसका अन्य नाम ग्रोथ हार्मोन भी होता है। ठीक है, और भाई एक और नाम बताती हूं मैं इसका, एसटीएच, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसटीएच भी कहा जाता है। वही सोमैटोटोसिन, जो सोमैटोसिन है उसी को एसटीएच भी बोल देते हैं। एसटी से बोले तो सोमैटोसिन और एच से हार्मोन। ठीक है, तो इतने सारे नाम इसी हार्मोन के होते हैं। अब ये हार्मोन है करता क्या है, तो भाई ये हार्मोन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, शरीर की वृद्धि में सहायक। आपकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, कितना आपका कद होगा, ये सारी चीजें किसके ऊपर निर्भर करती हैं, इसी हार्मोन के ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो शरीर की वृद्धि में सहायक होता है आपका जीएच हार्मोन। एक और तथ्य लिखेंगे, भाई आपकी लंबाई तो एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ेगी ना, आपकी हाइट है, आपका वजन है, आप कितने चौड़े हट्टे खट्टे होंगे वो एक उम्र तक ही बढ़ेगा। और किस उम्र तक बढ़ेगा, लगभग 20-21 साल तक आपकी हाइट जितनी बढ़नी है उतनी बढ़ लेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। उस उम्र तक यानी 21 वर्ष की आयु तक आपकी पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा लेवल पे बनाएगी। उसके बाद धीरे धीरे करके इस हार्मोन की मात्रा शरीर में गिरती चली जाएगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये हार्मोन का बनना भी धीरे धीरे बंद होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि 21 वर्ष की आयु तक, 21 वर्ष की आयु तक यह हार्मोन शरीर में अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, अधिक मात्रा में बनता है। उसके बाद फिर इसकी मात्रा क्या होती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी, कम होता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अगर इस हार्मोन की कमी मेरे शरीर में हो जाए, अगर ये हार्मोन कम बन रहा है तो फिर आपको क्या होगा, कम हार्मोन रहेगा तो शरीर की हाइट नहीं बढ़ेगी, और हाइट नहीं बढ़ेगी तो आपका आकार रह जाएगा छोटा, और छोटा आकार रहने की दिक्कत को हम क्या बोलते हैं, बोनापन। क्या बोलते हैं, बोनापन, ड्वार्फनेस। ठीक है, बोनापन या फिर ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस, बौना आदमी होगा, ड्वार्फनेस हो जाएगी अगर इस हार्मोन की कमी शरीर में हो गई तो भी कमी से तो ये दिक्कत हो जाएगी। और अगर ये हार्मोन ज्यादा बन गया तो, अधिकता हो गई तो इसकी अधिकता से भी रोग होगा, अधिकता।
अगर बहुत ज्यादा ये हार्मोन शरीर में बन गया तो पहली बीमारी जो आपको होगी, शरीर जरूरत से ज्यादा आकार का हो जाएगा, हाथ पैर जरूरत से ज्यादा लंबे, कद काठी जरूरत से ज्यादा लंबी, और नॉर्मल इंसानों के बीच में एक बहुत लंबा आदमी जब खड़ा होता है तो उसको भीमकाय, अतिकाय या फिर राक्षस प्रवृत्ति का आदमी माना जाता है, बहुत लंबा आकार हो जाता है। तो इसमें जो रोग होता है उस रोग को बोला जाता है भीमकायता। भीमकायता, या फिर इसी रोग का एक अन्य नाम भी होता है अतिकायता। अतिकायता, ठीक है। हिंदी में भीमकायता या अतिकायता, और अंग्रेजी में इसी रोग को बोल देते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म, ठीक है, जाइजेंटिज्म इसी को बोल देते हैं, इसी रोग को, जब इसकी अधिकता हो जाएगी। तो पहला रोग तो ये होगा जिसमें कद काठी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा रोग जो इसकी अधिकता से ही होता है उसे बोला जाता है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली। इसमें क्या होगा, देखो यहां तो क्या हो रहा था, शरीर के सारे ही अंग समान रूप से बहुत ज्यादा लंबे हो गए थे, पैर भी लंबे, हाथ भी लंबे, मुंह भी लंबा, सबका आकार बढ़ा। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, किसी एक अंग में ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा पहुंच जाता है और उसके कारण बस उस एकमात्र अंग की लंबाई दूसरे अंगों से थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी इंसान की पैर की अंगूठे के साथ वाली उंगली पैर से लंबी हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी लंबी निकल जाती है। अब वो उंगली लंबी निकल गई, इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान की वो उंगली अब बेकार है, बेकार तो नहीं है, पर उसके मुकाबले वो थोड़ी एक्स्ट्रा निकल चुकी है। इसका मतलब उस उंगली में ग्रोथ हार्मोन थोड़ा ज्यादा स्रावित हो गया, थोड़ा ज्यादा पहुंच गया, जिसके कारण उसकी वृद्धि थोड़ी सी ज्यादा हो गई। लोगों को देखा होगा किसी का एक पैर थोड़ा सा ज्यादा लंबा होने के कारण उस इंसान को फिर दूसरे जूते के नीचे एक्स्ट्रा तली लगवानी पड़ती है ताकि वो चले तो चलने में सक्षम हो पाए, चलते समय उसको दिक्कत ना आए। वो जो दिक्कत आती है वो किसके कारण आती है, उसी बीमारी को बोला जाता है एक्रोमेगेली। तो इसमें लिखेंगे कि शरीर के किसी एक अंग की लंबाई ज्यादा हो जाना, ठीक है, किसी एक अंग की लंबाई, शरीर के किसी एक अंग की लंबाई अधिक हो जाती है एक्रोमेगेली में। ठीक है, इस बीमारी में ये चीजें हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। आप सभी लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। तो भाई टॉपिक सॉरी पूरा नहीं हो पाया, कारण यह है मैं चाहूँ तो इस टॉपिक को पूरा करा सकती हूँ, लेकिन हमें यानी कि इसके जो हार्मोन पढ़ने हैं, पीयूष के तो हार्मोन पढ़ लेंगे, लेकिन फिर आपका अग्नाशय बच जाएगा, क्योंकि एक मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय भी तो पढ़ना है। तो एक क्लास और लगेगी आपकी, उस क्लास में आपका ग्रंथि पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करती हूँ काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आज हमने बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए काफी कुछ कंटेंट अपनी इस क्लास में सीखा होगा। तो आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों ने क्लास को देखा, उम्मीद करती हूँ आपके एग्जाम के क्वेश्चन इससे निकल जाएंगे, आपको काफी सेटिस्फेक्शन होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।